हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, अब तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि आज 11 फरवरी है और ग्रुप डी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 22 फरवरी है। एक बात याद रखिए, जितने लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाके सबसे पहले फॉर्म भरिए, नहीं तो 4 से 5 दिन बाद आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सर्वर लो होने वाला है। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सिंपल साथी 10वीं पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, एक जीमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लस साथी एक जाति जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट इस समय लग रहे हैं साथी, जाकर फॉर्म भर दीजिए। ओके, उसके बाद आपने साथी पिछले वर्ष का कट ऑफ देखा होगा, प्लस सिलेबस देखा होगा कि कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और इस बार क्या क्या सिलेबस है। तो भाई देखिए, सिलेबस सबसे अधिक इस बार 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करेंट अफेयर से। टोटल साथी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 90 मिनट आपके पास समय रहने वाला इस पेपर को हल करने के लिए। इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, तो ये ग्रुप डी 2025 का नोटिफिकेशन आया, तो इसमें सारी बातें साथी दी गई हैं। आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में दोस्त हम लोग का टीसीएस प्लस आरआरबी के अपडेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। वैसे तो सुबह 8 बजे जो हम लोग जीके साइंस के क्वेश्चन करते थे वो प्रीवियस ईयर के करते थे। 2018-2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उस प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। लेकिन दोस्त आज कुछ नया प्रश्न होने वाला, इसीलिए तो आज आपका टारगेट केवल 45 प्रश्न सही करना है 80 प्रश्नों में से। ओके, तो क्या आप रेडी हैं? तो सारे क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे इस समय चल रही है, 11:30 AM पे चली है, शाम को 7 PM पे चल रही है। ओके, तो चलिए आज का हम लोग टीसीएस और आरआरबी के अपडेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि भाई देखिए, पिछले वर्ष जो आपका 2018 में एग्जाम हुआ था तो आरआरबी ने कराया था, फिर 2022 में फिर साथ ही आरआरबी कराई थी। लेकिन जब से 2024 में रेलवे का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 24 नवंबर को एएलपी का, तो भाई टीसीएस कंपनी ने उसका जिम्मा उठा लिया है। अब कोई भी एग्जाम होता है तो टीसीएस ही उठा ले रही है। तो अब टीसीएस द्वारा अपडेटेड जो क्वेश्चन बन रहे इस समय रेलवे एग्जाम के लिए, तो इसको आज की सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो एक एक प्रश्न आप भाई ध्यान से देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, यदि आपका टारगेट 2025 में रेलवे एग्जाम है तो। ओके, देखिए आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? बताइए, फरवरी 2022 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? तो भाई चौरी चौरा घटना। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर मिल सकती है? तो भाई भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको इंदिरा गांधी नहर मिल सकती है? बताइए। तो याद रखिए दोस्त, राजस्थान राज्य में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3, नुब्रा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की पहचान करें। बताइए, नुब्रा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की पहचान करना है। बताइए कौन सा है? हिस्पार, सियाचिन है, बाल्टोरो है या आपका बतूरा है? याद रखिए दोस्त, जो नुब्रा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर, तो वो सियाचिन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कौन सी नदी प्रणाली एक सुरम्य कंठ का निर्माण करके जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? बताइए दोस्त, कौन सी नदी प्रणाली एक सुरम्य कंठ का निर्माण करके जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? बताइए। तो याद रखिए सिंधु नदी प्रणाली है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। हर एक प्रश्न साथ ही आप लोग एनालिसिस जरूर करेंगे। एक बात याद रखिएगा, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? विष्णु जी को, शिव जी को, गणेश जी को या ब्रह्मा जी को? बताइए दोस्त, सृजनकर्ता किसे माना जाता है? भाई ब्रह्मा जी को माना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी का साथी 80 में से 45 प्रश्न ठीक होंगे?
एक बार हमें जरूर बताइएगा आप लोग कंफर्म करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में स्थिर लागत का भाग है? तो कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में स्थिर लागत का भाग है, पार्ट है? तो भाई याद रखिए श्रमिकों का वेतन है। बी ऑप्शन क्या बन रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो दोस्त बताइए कि भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो याद रखिए भाग 9 है। यहां से सी ऑप्शन क्या बन रहा है आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर पूर्व भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीन तिब्बतीय भाषा है? भाई कौन सी भाषा जो उत्तर पूर्व भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीन तिब्बती भाषा है, बताइए। याद रखिएगा बोडो है दोस्त। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहा है आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आगा। तो याद रखिए दोस्त हमें 80 प्रश्न करना है, तो थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करके चलेंगे, एक एक प्रश्न साथ ही थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई गंगा की सहायक नदी भी देखना है, बिहार का शोक। यदि बिहार का शोक नदी आपको मालूम होगा तो तुरंत बता सकते हैं कोसी नदी है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्त कोसी जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी भी है, याद रखिए, और बिहार का शोक भी नदी है। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए नवक लेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? नवक लेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और भाई हर एक प्रश्न याद भी करेंगे, और अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे दोस्त। और चैनल पे नए आप लोग हैं, नोटिफिकेशन नहीं आने के हैं, तो भाई नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे सब्सक्राइब करके। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से कब किस अनुच्छेद तक किया गया है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। ये ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिकों ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? भाई किस क्षेत्र के श्रमिकों ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? भाई चीनी का जो कारखाना है ना ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? तो भाई याद रखिए 29 में से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है दोस्त? नगर पार्षद या महापौर, एल्डरमैन या नगर आयुक्त, कौन ऐसा करता है? तो याद रखिए दोस्त जो नगर आयुक्त होता है ना ये राज्य सरकार और नगर निगम के बीच जो मध्यस्थ है इसकी भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में समाविष्ट मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए भारतीय संविधान के भाग 4 में समाविष्ट मौलिक कर्तव्य कुल संख्या कितनी है? तो दोस्त कुल संख्या वर्तमान में भी 11 ही, इस समय भी 11 है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? पेरियार, गोदावरी, नर्मदा या तापी? तो भाई गोदावरी नदी को याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल फिर से साथी आप लोगों के लिए कि बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बताना है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? बताइए दोस्त, कौन सी ऐसी भाषा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश राज्य दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, तो कौन सी बोली जाती है यहाँ भाषा? भाई याद रखिए, गुजराती भाषा बोली जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब आप घूमने जाएं दादरा और नगर हवेली और दमन दीव तो भाई आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिए, राजस्थान में स्थित है। ये ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीव के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो साथी, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीव के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीव के कितने चरण निर्धारित किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 4, इसीलिए 3 बार ये प्रश्न पढ़ा मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप तुरंत साथी याद कीजिए, मनोमस्तिष्क में बैठाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, 23 जून 1757 को इनमें से किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? बताइए, 23 जून 1757 को किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो भाई प्लासी का युद्ध में। तो बताइए अब साथी कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इस सवाल का बिल्कुल अच्छे से आप लोग कमेंट में हमको राइट आंसर बताइए। बताइए प्लासी की युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता है तब तक एक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु को अधिक पसंद करेगा। तो भाई बताइए कैसा वस्तु होना चाहिए कि वो मतलब व्यक्ति हमेशा उसको पसंद करे? तो जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता भाई धनात्मक होती है। कैसी दोस्त? धनात्मक है, तब तक एक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु क्या करता है? बिल्कुल पसंद करेगा। इसलिए डी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? बताइए, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजना तक कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो भाई याद रखिए, आयात प्रतिस्थापन। यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 23। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते समय निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारिणी ने खुद को गोली मार ली थी? भाई इलाहाबाद में इस समय तो महाकुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पे अब जब जाएंगे घूमने ना भाई, इस समय जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा अल्फ्रेड पार्क में जाने का और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का वहाँ पे मूर्ति देखने का, जहाँ पर साथी उन्होंने अपने आप को गोली मारा था, वहीं पर उनका ना एक अल्फ्रेड पार्क बना है, वहाँ पे बहुत बड़ा इनका मूर्ति बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। वो इतना बड़ा पार्क बना है भाई इलाहाबाद में ना, बहुत सारे वहाँ पे घूमने जनता जाते हैं। जब आपका पेपर हो तो एक बार जाइए वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क घूमिए, और चंद्रशेखर आज़ाद का जो जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मारा था वहाँ पर भी बहुत अच्छा तरीके से सजाया वजाया गया है। ओके दोस्त, तो 23 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपको कभी लाइव देकर दिखाते हैं वहाँ पर जब हम जाएंगे। काफ़ी दोस्त वहाँ पे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं इस समय इलाहाबाद प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? बताइए दोस्त, कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करते हैं? तो भाई याद रखिए, सूत्रक तांग सूत्र आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करते हैं, सूत्रक तांग सूत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम कितने शासन संरचना रखने में सक्षम बनाता है, या कितने स्तरीय संरचना रखने में साथ ही सक्षम बनाता है? बताइए फटाफट राइट आंसर दीजिए। संविधान का जो 73वां संशोधन 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम द्विस्तरीय, दोस्त क्या द्विस्तरीय संरचना रखने में सक्षम बनाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द का तात्पर्य राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? बताइए दोस्त, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द का तात्पर्य राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है? तो साथी याद रखिए, गणतंत्र शब्द का तात्पर्य राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? बताइए दोस्त, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मानव निर्मित है? भाई फसल क्षेत्र है जो कि मानव निर्मित है कि नहीं? बिल्कुल सर जी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। और भाई आप लोग हर एक प्रश्न का एनालिसिस जरूर करेंगे क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे 2018-2022 के, 22 फरवरी तक हम लोग का टारगेट है कि हर एक शिफ्ट का काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर लेना है। आज देखिए 11 फरवरी है और 11 दिन यहाँ से बाकी हैं, तो 11 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको साथी छोटा सा काम करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। जब भी हम साथी क्लास आपको दे भाई आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ओके, तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन करके अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर किया कि डेली का डेली जो हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? भाई एक साल में ही भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्त याद रखिए 1969 में हुआ था। ये ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथी भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्त, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। तो भाई किस राज्य में मनाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जहां की हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। ओके दोस्त, फटाफट इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है? बताइए दोस्त, किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है? तो दोस्त आनुपातिक आयकर करता है। डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर साथी बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन किस प्रकार के हैं? तो साथी भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन किस प्रकार के हैं? तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के हैं। सी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। तो साथी इसमें आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म भरने का भी सोच रहे हैं तो जल्दी फॉर्म भरिए। और आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है कोई भी चीज़ के बारे में लेके ग्रुप डी के, तो साथी आप जरूर बताइए। आपके एक सवाल का हम कमेंट में साथी जरूर जवाब देते हैं। इस समय नहीं साथी, जब क्लास एंड हो जाएगा ना उसके बाद आप जरूर पूछिएगा भाई, जो आपके मन में प्रश्न बन रहे हैं या कोई भी डाउट आपके मन में चल रही हैं तो साथी आप बेहिजक हमसे पूछें, हम जरूर आपके जवाब का रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो भाई अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो एक ही चीज़ भाई, पुनर्चक्रण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ के थे? बताइए गौतम बुद्ध का संबंध किस गढ़ के थे? वो कौन सा उनका गढ़ था, कौन से गढ़ से संबंधित रखते थे? तो भाई शाक्य से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई? तो साथी किस वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो याद रखिए 2017 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त एक सवाल और बताइए हमें कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से लेकर कब तक चली थी? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड बताइए, समयावधि बताइए, कब से लेकर कब तक थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो 1996 में हुई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। केवल 45 प्रश्न सही करना है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर देखिए।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में डाला गया था, जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बताइए दोस्त, किस वर्ष में ऐसा हुआ था कि जो अनुच्छेद 21 में क्या हुआ है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं सबको भाई शिक्षा देना है, सबको शिक्षा अनिवार्य है, सबको शिक्षा अनिवार्य प्राप्त है। तो ये करने का मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि किस वर्ष में किया गया था ऐसा, तो भाई 2002 में किया गया था, है ना। तो डी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो दोस्त याद रखिए डूरंड कप है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय हेतु कितने वर्ष पर चुनाव निर्धारित करता है। तो दोस्त भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय हेतु कितने वर्ष पर चुनाव निर्धारित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हर 5 साल बाद होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके जब साथी आप लोग अमेरिका के ना भाई इतिहास को पढ़ेंगे ना, कभी भी उनका जब भी चुनाव होता है ना, केवल भाई हर साल जब भी होता होने वाला आता है ना, एक ही डेट को उनका होता है। हमारे यहाँ तो भाई चुनाव आयुक्त तो कभी भी चुनाव करा ले सकते हैं, कभी उनका मन करेगा तो मई में कराएंगे, जून में, लेकिन नहीं मेरे भाई, जब अमेरिका में चुनाव होता है ना, उनका डेट फिक्स रहता है। जब उनका चुनाव होना रहता है ना, 4 साल बाद उनका चुनाव होता है। जैसे यहाँ हम लोग के यहाँ 5 साल बाद चुनाव होता है, उनके यहाँ 4 साल बाद ही चुनाव हो जाता है। वहाँ केवल राष्ट्रपति होते हैं ना साथी, आपको मालूम होगा, तो उनका डेट फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक तरह चुनाव। क्वेश्चन नंबर 40, भारत संविधान में किसको संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। बताइए दोस्त, भारत संविधान में किसको संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए किसको नहीं माना गया है। तो सर जी राज्य के महाधिवक्ता को। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है। भाई पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बताइए। रास मेला, जयदेव केंदुली मेला, गंगा सागर मेला या रामकेली मेला मालदा। तो भाई याद रखिए वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। भाई ऐसी किस प्रकार की मिट्टी है जो कि भारत में पाई जाती है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। भाई याद रखिए जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने आवर्त में व्यवस्थित किया जाता है, बताइए। तो भाई याद रखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इनमें तत्वों को 207 आवर्त व्यवस्थित किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। पौधे जो बीज उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं वे किस विधि द्वारा पुनरुत्पाद करते हैं। भाई पौधे जो बीज उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं वो कौन विधि द्वारा पुनरुत्पादित करते हैं भाई। तो भाई याद रखिएगा वो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा खुद को पुनरुत्पादित करते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका कायिक प्रवर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 45, अन्य जीवों पर आश्रित रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। भाई अन्य जीवों पर आश्रित रहने वाले जीव को क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं उन लोगों को। भाई याद रखिए पूर्णपोषी परजीवी जीव बोलते हैं। क्या, पूर्णपोषी परजीवी जीव बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46, मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। मांसपेशियों में जो विशेष प्रोटीन होता है ना उन्हें दोस्त याद रखिए संकुचित प्रोटीन कहा जाता है, संकुचित प्रोटीन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है। भाई बताइए
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या बोला जाता है? बताइए। तो दोस्त याद रखिए, निस्तापन बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई साथ में याद भी कर रहे होंगे प्लस एनालिसिस भी कर रहे होंगे। आरआरबी और टीसीएस के बिल्कुल नए क्वेश्चन देखिए। एक ही पिंड में निहित गति कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? एक ही पिंड में निहित गति की कुल मात्रा को क्या बोला जाता है? तो भाई याद रखिए, संवेग बोला जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति किससे होती है? भाई रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति बताइए किससे उत्पत्ति होती है? तो याद रखिएगा, मज्जा से उत्पत्ति होती है रीढ़ की हड्डी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, पत्तियों के आधार या टहनियों की गांठों पर उपस्थित विभज्योतक है। तो भाई कौन पत्तियों के आधार या टहनियों की गांठों पर उपस्थित विभज्योतक है? बताइए कौन है ऐसी? तो साथ ही याद रखिए, अंतरीय पौधों के आधारों पर या टहनियों की गांठों पर उपस्थित विभज्योतक है, यानी बी ऑप्शन अंतरीय आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सूचक कौन है? बताइए, प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सूचक कौन है? तो मेरे भाई लिटमस है। याद रखिएगा, 51 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? भाई किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संख्या ही है कि नहीं? बताइए। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छोटे छोटे सवाल आपको सारे दुख दे सकते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न आपके सामने है साइंस के, मैथ के, जीके, जीएस, करंट अफेयर, तो भाई आपको हर एक प्रश्न याद करना है। एक बात याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। परावर्तन की नियंत्रित किरणों से बनने वाले प्रतिबिंब जो हमें किरणों का पीछे की तरफ विस्तार करके मिलाता वो क्या बोला जाता है? परावर्तन की नियंत्रित किरणों से बनने वाला प्रतिबिंब जो हमें किरणों का पीछे की तरफ विस्तार करके मिलाता है या मिलता है, उसे साथ ही आभासी कहते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का विस्थापन का परिमाण एक क्या है? कौन सा रेखा है भाई? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण एक मेरे भाई सीधी रेखा है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग नहीं करता है? कौन सा उपकरण इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग नहीं करता है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी होता है भाई, मोबाइल फ़ोन में आईसी होता है कि नहीं? कंप्यूटर में आईसी हो जाता है, जल जाता है, टेलीविजन में होता है, लेकिन दोस्त कैमरा नहीं यूज करता भाई, कैमरा में आईसी नहीं होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखिएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में एएमयू क्या है? भाई एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में भाई एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा ले जाया जाता है, इन अणुओं को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त। आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा ले जाया जाता है, तो इन अणुओं को क्या बोला जाता है? भाई याद रखिए, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। न्यूक्लियोटाइड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, अधातु सामान्यतः अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है भाई? जैसे कि अधातु सामान्यतः अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि जो उनकी साथी परमाणु त्रिज्या होती है ना, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो साथी थोड़ी सी कम होती है भाई, तो कम परमाणु त्रिज्या होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, धातुओं के गुण जहां उन्हें पतली चादर में बारीक किया जा सकता है क्या कहलाती है? उन्हें क्या कहेंगे आप सभी लोग?
धातुओं के गुण जहां उन्हें पतली चादर में बारीक किया जा सकता है तो उन्हें भाई आघात वर्धनीयता कहलाती है। क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीयता। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60, द्रव्यमान अपान आयतन बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर बराबर अपन क्या होता है? सिर्फ फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास अपान एक्सेलरेशन होता है। प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया, फोर्स बराबर मास अपान एक्सेलरेशन होता है। दबाव अपान क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई? घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, याद रखिएगा, घनत्व होता है नहीं, डेंसिटी बराबर। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट अब सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61, डैश उत्तक त्वचा के नीचे गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा उत्तक है जो कि त्वचा के नीचे गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिए एडिपोज है। एडिपोज से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, प्रणोद यानी थ्रस्ट की SI इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, थ्रस्ट की SI इकाई क्या होती है भाई? थ्रस्ट की न्यूटन ही होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप बताइए हमें कि एनर्जी की SI इकाई बताइए क्या होती है? एनर्जी की बताइए, फटाफट बताएंगे आप सभी दोस्त कि एनर्जी की SI इकाई क्या होती है। फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, किस उत्तक में कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती हैं? तो साथी किस उत्तक में कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती है बताइए? तो याद रखिए उपास्थि उत्तक में। ऑप्शन भी क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रेशर इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा? दबाव इंटू क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। दबाव इंटू क्षेत्र बराबर क्या बोलते हैं? सर जी थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। जस्ट इससे 1 से 2 साल पहले हमने पढ़ा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? भाई आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, समूह आपका 18 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी, समझ में आ गया। चलिए इसी बात पे नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे भाई। लाइक करते हैं तो देखिए हमें मोटिवेट मिलता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं और लगातार साथी आप लोग क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई भी दिन मिस नहीं करते हैं। वो जो टाइम बताते हैं उसी टाइम पे भी क्लास प्रोवाइड करते हैं। 1 मिनट ना ऊपर 1 मिनट ना नीचे साथी। 8 बजे बोलते हैं तो 8 बजे, 11:30 AM पे बोलते हैं 30 AM। वही 4 PM वाली जो मैथ की क्लास है ना, वो साथी सर थोड़ा सा इस समय अपनी मतलब कि ड्यूटी में परेशान है, कुंभ के मेले की वजह से, तो क्लास नहीं ले पा रहे भाई। आप देख रहे हैं रेलवे में इस समय भाई कितनी भीड़ भाड़ चल रही है, तो उनका ड्यूटी समय चला, एक ही दिन क्लास लिए थे, उसके बाद 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा है। तो सॉरी भाई, क्लास आएगा, आप जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर भाई अम्लीय होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, चींटियां के समूह द्वारा परागण का वर्णन करता है। तो कौन करता भाई? जो आपका मायर मेकोफिली है ना, मायर मेकोफिली, ये चींटियों के समूह द्वारा परागण का वर्णन करता है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68, अंडाशय से एक अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बताइए दोस्त, अंडाशय से एक अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? भाई याद रखिए अंडोत्सर्ग बोलेंगे। क्या? अंडोत्सर्ग बोलेंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69, देखिए आवर्त सारणी की सबसे कम अभिक्रियाशीलता तत्व कौन है? आवर्त सारणी के सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन है? भाई जो आदर्श गैस होते हैं, याद रखिएगा आवर्त सारणी के सबसे कम अभिक्रियाशील वाले तत्व होते हैं आदर्श गैस। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथ ही हमने आपको डेली आदर्श गैस के नाम लिया होगा, तो बताइए आदर्श गैस के केवल एक तत्व का नाम बताइए। जितने भी आदर्श गैस होते हैं ना, उनमें से केवल भाई आपको एक तत्व का नाम बताना है, केवल एक तत्व का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70,
निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? गति का समीकरण पहला कौन सा होता है भाई? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सेकेंड में भाई आपका कौन होता है? v बराबर यू प्लस ए टी होता है। थर्ड में भाई v स्क्वायर होता है, u स्क्वायर होता है प्लस 2as होता है। देखिए पहला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी क्यूब दे रखा भाई, तो यही तो नहीं होगा भाई, क्यूब नहीं होता है गति के समीकरण में। ऑप्शन ए इस तरह क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। जूल पर कूलम ये किसके समान होता है? जूल पर कूलम किसके समान हो जाएगा सर जी? 1 V के बराबर। आपका कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्या दिया है? कौन सी कोशिकाएं एक कठिन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है? बताइए कौन सा थी? कोशिकाओं के एक कठिन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है। भाई कैल्शियम यानी हड्डी ऐसी होगी भाई, हड्डी कैल्शियम में होता है ना, आपकी अगर हड्डी कमजोर है तो कैल्शियम लीजिए ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और स्वर मान की दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं, क्या बोला जाता है? बताइए। ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और स्वर मान की दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं, तो भाई गुणवत्ता में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? भाई न्यूरॉन का हिस्सा कौन है इनमें से? तो न्यूरॉन का हिस्सा निस्ल कड़िका है, न्यूरोलेमा है, एक्सॉन है, लेकिन भाई जो आपका सैक्रोलेम्मा है ना, ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, सैक्रोलेम्मा। डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। सतह पर एक वस्तु द्वारा दिया गया प्रणोद क्या कहलाएगा? सतह पर एक वस्तु द्वारा दिया गया प्रणोद भाई वस्तु का वजन होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए धातुएं अपनी किसके अनुसार एक दूसरे को विस्थापित कर सकती हैं? बताइए भाई याद रखिए, जो धातुएं हैं अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार, किसके द्वारा? अभिक्रियाशीलता के अनुसार एक दूसरे को विस्थापित कर सकती हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77। निषेचन किस में होता है? भाई बताइए निषेचन किस में होता है? तो याद रखिए एफटी में होता है। किस में दोस्त? एफटी में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 78। विद्युत धारा यानी आई बराबर कितना होता है भाई? क्यू अपान टी होता है। याद रखिएगा आई बराबर यानी विद्युत धारा करंट होता है, क्यू आपका चार्ज होता है, टी आपका समय होता है, यानी आई बराबर क्यू अपान टी होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसी के बराबर होता है विद्युत धारा। ओके क्यू अप बाई टी के बराबर। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा घोल अधिक अम्लीय होगा? भाई कौन सा घोल अधिक अम्ल होगा? तो पीएच बराबर 0 वाला सबसे अधिक अम्लीय वाला होगा साथी। याद रखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट प्रश्न साथी, ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होता है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में होने वाला है। तो साथी फाइनली आज के इस टीसीएस प्लस आरआरबी के अपडेटेड क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? सभी दोस्त फटाफट बताएंगे। इसी के साथ आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो भाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है। हम आपके लिए लगातार साथी क्लास एक एक क्वेश्चन को देखते हुए कि इस बार कैसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल साथी वैसा प्रश्न हम आपके लिए प्रोवाइड इस समय लगातार कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो इसलिए आपका एक ही छोटा सा काम है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, जरूर कीजिएगा दोस्त। ओके तो आज का सेशन उम्मीद करूंगा आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से याद किया होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे। आज शायद आपकी मैथ की क्लास हो सकता है, 11:30 AM पे मैथ की क्लास हो तो आप जरूर साथी ज्वाइन कीजिएगा।
ओके, मैथ दीजिएगा, अच्छे से एक क्वेश्चन को हल कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस समय करा रहे हैं मैथ के, जो सर करा रहे हैं आज, साथ ही हो सकता है वो क्लास ले आपका, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं साथ ही 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।